हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो विभिन्न प्रकार के कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो उनका स्थायित्व यानी कौन अधिक स्थायी होते हैं कौन कम स्थायी होते हैं, ये हम पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं। तो वो स्थायी क्यों होते हैं, उनके अधिक स्थायित्व के कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों का डिस्कशन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने कहा था कि जो कक्षक आधे भरे होते हैं या जो कक्षक पूरे भरे होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं अपेक्षाकृत आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की अपेक्षा। तो अर्धभरित कक्षकों का स्थायित्व का मतलब है, जिससे देखिए पी ऑर्बिटल है हमारे पास, पी ऑर्बिटल। तो पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पी में अर्धभरित कहने का मतलब तीनों ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर इसका विन्यास हो जाएगा p3, या अगर पी में सबके सब यानी तीनों जो ऑर्बिटल है फुली फिल्ड हो जाए तो इसका विन्यास हो जाएगा p6। 3 इलेक्ट्रॉन p3, 6 इलेक्ट्रॉन है तो p6। इसी तरह अगर हम डी का देखें तो डी का अर्धभरित विन्यास कितना होगा 5 ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, अगर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया पांचों में तो ये D5 हो गया विन्यास। और अगर 1 2 3 4 5 अगर ये डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कितना विन्यास हो गया D10। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से जो एफ ऑर्बिटल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ा लीजिए 7। तो 7 में अगर सब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका विन्यास हो जाएगा D7 अर्धभरित का। और जो पूर्ण भरित का है तो कितना हो जाएगा F14, यानी इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये स्थिति है। तो अब इसमें देख रहे हैं जो अर्धभरित होते हैं और पूर्ण भरित होते हैं, आंशिक रूप से भरे होने की अपेक्षा ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो ज़्यादा स्थायी होने के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी तत्व होते हैं तो उनके जो उपकोष हैं तो अपने उपकोषों को यानी अपने जो ये उपकोष हैं SPDF, तो इनको सबसेल्स इनको भरने के लिए वो या तो आधे भरे रखना चाहते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या फिर सब में पूरे इलेक्ट्रॉन, ये रखने की इनका नेचर होता है। अगर इससे कम है तो फिर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो इसके संबंध में जब कभी हम ये देखते हैं कि किसी में अर्धभरित होने में एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है या पूर्ण भरित होने में, ये D का 5 है, अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो ये क्या करेगा, अपने जो निकटवर्ती इसके जो उपकोष है उससे एक इलेक्ट्रॉन उधार लेके और अपने आप को पूरा करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से जब इसके पास D9 इसका विन्यास हो जाएगा, ये D10 की बजाय अब हम इसको D9 कर, अगर इसका विन्यास D9 हो जाए तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेके फिर अपने आप को D10 बनाने की कोशिश करता रहता है। इसी के कारण जो आपने पढ़ा था आहबाउ नियम के अपवाद जो होते हैं तो इसी के कारण हो जाते हैं, स्थायित्व के कारण। तो अपवाद कौन कौन से हैं देखते हैं जरा सा उसको हम। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम ये 24 एटॉमिक नंबर होता है, इसका विन्यास हम करते हैं 1s2 2s2 और 2p6, फिर 4s2 नहीं 2 के बाद होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद में 4s2 और 4s2 में जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तब 3d में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। तो ये 24 है, तो इसका एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेड का मतलब अपेक्षित, आहबाउ नियम के अनुसार ये हम अपेक्षा करते हैं कि जो 24 है इसका विन्यास ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब आपने देख लिया है कि जो D4 है तो D4 का विन्यास ये बन रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4
ये बन रहा। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये अपने अर्धभरित हो जाएगा। तो अर्धभरित हो जाएगा कहने का मतलब स्थायी हो जाएगा। तो अपने को अर्धभरित बनाने के लिए क्या करता है, ये S से एक इलेक्ट्रॉन लेके और ये अपने को डिफाइव कर लेता है और ये क्या हो जाता है 4s1 हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, ये वास्तविक विन्यास हो जाता है। अभी अपेक्षित नहीं, ये वास्तविक हो गया। तो वास्तविक विन्यास जो है ये बदल जाता है। अब ये वास्तविक है तो इसने यानी ये अभाव नियम को नहीं माना, अभाव नियम के विपरीत चला गया। तो इसी तरह इसको हम क्या कह देते हैं, इसको अभाव नियम का अपवाद कह देते हैं। तो ये हो जाते हैं। तो कहने का मतलब आपको समझना कि अर्धभरित पूर्णभरित जो कक्षक है वो सामान्य यानी आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। तो अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ये अपने निकटवर्ती उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने को अर्धभरित या पूर्णभरित बना लेते हैं और स्थायी हो जाते हैं, जिसके कारण ये अभाव नियम के अपवाद बन जाते हैं। 29 नंबर पे जो कॉपर है उसका भी यही होता है। एक्सपेक्टेड होता है 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 और 3d9। ये इसका एक्सपेक्टेड है यानी अपेक्षित है। ये अपेक्षित होता है विन्यास। लेकिन होता क्या है, अब ये 3d9 अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 3d10 स्थायी बन जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा, अब ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये बन जाएगा 4s1 और 3d10। अब ये इसका जो है विन्यास होता है, ये इसका वास्तविक विन्यास होता है। तो वास्तविक विन्यास जब ये बनाएगा तो फिर ये अभाव नियम का अपवाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अर्धभरित और पूर्णभरित कक्षों का स्थायित्व। अब यहाँ पे एक चीज ये गौर करने वाली है कि अर्धभरित और पूर्णभरित का विन्यास हो गया। अब क्या आप ये क्लियर करेंगे कि ये अर्धभरित होते हैं और पूर्णभरित कक्षक होते हैं, तो ये अधिक स्थायी होते क्यों हैं? अगर ये आप बता दीजिए तो फिर विज्ञान की जो है बात पूरी हो जाए, क्योंकि जो है साइंस का कहना ही यही है कि क्या, क्यों और कैसे। जो आपने ये बताया कि ये क्यों होता है तो फिर कैसे होता वो भी बता दीजिए। तो हम ये कहते हैं कि इसके 3 कारण हो सकते हैं, बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। पहला तो ये है प्रतिकर्षण। पहला तो इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण कहने का मतलब देखिए, इधर समझिए, ये हमने इसको P का एग्जांपल ले लीजिए। ये P, एक इसका हमने P2 विन्यास दिखाया और एक हमने इसका P3 विन्यास दिखाया, ठीक है, और एक हमने इसका P6 विन्यास दिखाया। 3 विन्यास है, 2 3 4 5 6, ठीक। अब अगर कोई इसमें P2 इसका विन्यास, अगर अब इसको P3 होना है, यानी अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन इसमें आना है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उन पे क्या होगा, दोनों पे नेगेटिव हो जाएगा। तो जो सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर भगाते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षण के कारण जब भी आएगा नया तो ये इन ऑर्बिटल में जाएगा, इस ऑर्बिटल में, पहले ऑर्बिटल में, तो पहला ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरा भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। तीसरा ऑर्बिटल चूंकि रिक्त पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, तो जाके तीसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि वो अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं करेगा। जब वो अर्धभरित में जाएगा तो इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब इनके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये प्रतिकर्षण लगाएंगे, इनके पास जाएगा ये भी प्रतिकर्षण लगाएंगे, और इनके पास जाएगा इस ऑर्बिटल में तो ये भी प्रतिकर्षण लगाएंगे। यानी तीनों तरफ से उसको बराबर प्रतिकर्षण मिल रहा, कहीं भी रुकने की उसको जगह नहीं मिल रही है। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब प्रतिकर्षित होगा तब वो किसी में भी नहीं जा पाएगा, और किसी में भी इलेक्ट्रॉन जाने के लिए उसको अतिरिक्त फोर्स लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये क्या होगा, इसमें तो उसको बल अधिक नहीं लगाना पड़ा, लेकिन जब इस प्रकार के विन्यास में आएगा तब उसको बल अधिक लगाना पड़ेगा। एक और विन्यास हम देखते हैं, जैसे हम देख लेते हैं P4 का विन्यास, 1 2 3 4। अब जब ये P5 होना, यानी फिर इसमें कोई नया इलेक्ट्रॉन आना है,
तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको प्रतिकर्षण का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा का पूरा युग्मित है। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो अधिक इसको प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन इसकी अपेक्षा ये कम लगाएगा प्रतिकर्षण, और इसकी अपेक्षा ये ऑर्बिटल भी कम लगाएगा। तो जो नया इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों ऑर्बिटल्स में से किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसकी अपेक्षा इन दोनों में प्रतिकर्षण उसको कम फील हुआ, तो इसमें भी आसानी से जा सकता है, इसमें भी आसानी से जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो इस स्थिति में प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन पे कम लगा, इस स्थिति में अधिक लगा, इस स्थिति में कम लगा, इस स्थिति में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि सबके सब पेयर्ड है, कहीं कोई स्पेस खाली ही नहीं है। तो ये जितना प्रतिकर्षण ये लगा रहे हैं उतना ही ये पहला ऑर्बिटल, जितना प्रतिकर्षण उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, इधर भी जितना पहला उतना दूसरा उतना तीसरा। यानी इन दोनों स्थितियों में नए इलेक्ट्रॉन के लिए प्रतिकर्षण क्या होता है, अधिकतम होता है। तो जिसके कारण ये उसको अपने अंदर आने नहीं देते हैं, जिसके कारण ये दो अधिक स्थायी माने जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को अधिक स्थायी माने जाते हैं, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कह लीजिए अपवाद की आमद होती है, अपवाद बनते हैं। तो पहला तो आपको समझ में आया कि अधिक स्थायी क्यों होते हैं, प्रतिकर्षण के कारण। दूसरा आप इनको ये बता सकते हैं सममित के कारण। सममित के कारण, सममित क्या होती है, सममित आपने बताया था कि जैसे जो p ऑर्बिटल है उसका शेप डम्बल शेप होता है। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में अगर सेम मूविंग चल रही है, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, डम्बल्स हैं, ये अधिक p ऑर्बिटल में 3 होते हैं। एक ये x अक्ष का है, ये y अक्ष का है और ये z अक्ष का है। 3 आपने ऑर्बिटल बना दिए हैं तीनों। तो आपने कहा जब तीनों में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तब इसका जो आकार है, इसका जो शेप है वो सममित होगा, या तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन राउंडिंग कर रहे हो तब इसका आकार जो है यानी इन लोब्स का जो शेप है वो सममित होगा। या और अगर एक में 2 मूव कर रहे हैं और एक में एक ही मूव कर रहा है तो इसके लोब्स तो सममित होंगे, इसके लोब सममित नहीं होगा, यानी जो p उपकोष हो गया वो सममित नहीं रह जाएगा, यानी वो कम सममित होगा। शेप तो यही होगा लेकिन वो सममित कम होगा, यानी उनके लोब्स है वो उक्ल डिस्टेंस पे नहीं रहेंगे। तो इसके सममित जो है वो या तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, तब अधिक सममित रहे। तो अपनी सममित को बनाए रखने के लिए भी ये अपने दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आने देते हैं, जिससे ये अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, तो एक ये बात होगी। दूसरी, तीसरा है विनिमय ऊर्जा। विनिमय ऊर्जा, ये विनिमय ऊर्जा क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी। देखिए विनिमय ऊर्जा का ये मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये हमने मान लिया। विनिमय ऊर्जा, विनिमय का मतलब है जैसे ये 5 6 उपकोष, डी उपकोष है D5, तो पांचों में अब ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, यानी पहला ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा सकता है, दूसरे का पहले में, पहले का तीसरे में, तीसरे का पहले में, और फिर पहले का चौथे में, और चौथा का इलेक्ट्रॉन फिर पहले में, और पहले इलेक्ट्रॉन जो है पांचवें में जा सकता है, पांचवें ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पहले में आ सकता है। फिर इसी तरह से पहले का ये तो विनिमय हो गया, अब दूसरा क्या हो सकता है, अब ये इनका तो एक्सचेंज हो गया थे, अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये सब में जा सकता है, और ये भी सब इसमें वापस आ सकते हैं, फिर ये दोनों में जा सकता है, ये दोनों इधर आ सकते हैं, फिर ये दोनों। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाना। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं, या एक उपकोष से दूसरे उपकोष में जाते हैं, या एक जो है कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, तब आपको पता है या तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं या उत्सर्जन करते हैं। तो जब किसी उपकोष के अंदर जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ कार्य करते हैं, कार्य करने में ऊर्जा व्यय होती है, आपको पता है। तो विनिमय करने में क्या होगा, इनकी एनर्जी लॉस होगी। क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी। तो जब इनकी एनर्जी लॉस होगी तो ऊर्जा जब कम हो जाएगी तो वो अपने आप स्थायी हो जाएंगे। ठीक है, तो विनिमय जितने ज़्यादा पॉसिबल होंगे तो
तो उनकी ऊर्जा उतनी ही कम होगी और वो उतने ही ज़्यादा स्थायी होंगे। तो यहाँ पे देखें, जब सबके सब अर्धभरित होते हैं तब उनकी जो है जो विनिमय है, उनमें इलेक्ट्रॉन के विनिमय करने की संख्या या विनिमय करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इस स्थिति में उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, जिसके कारण वो अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, तो इस अगर थोड़ा सा एक और हम ये देखें 1 2 3 4 5, अगर इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये इसमें जा सकते हैं, ये इसमें जा सकते हैं, ये इसमें जा सकते हैं, इसमें, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के ये इसमें विनिमय आप इतने दिखा सकते हैं। इसमें तो बहुत सारे विनिमय हो जाएंगे। तो जितने अधिक अगर पूर्ण भरित है तो सबसे ज़्यादा विनिमय है, अगर कम आंशिक रूप से भरे तो उसके विनिमय कम होंगे। तो जितने कम विनिमय तो उतना जो है अधिक वो सक्रिय, जितने अधिक विनिमय उतनी कम ऊर्जा और उतना अधिक स्थायी। तो ये तो तीसरा आप बना सकते हैं विनिमय ऊर्जा। तो जिसकी विनिमय ऊर्जा सबसे कह लीजिए अधिक होगी, यानी जब विनिमय ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो उसकी जो है उस कक्षक की ऊर्जा कम हो जाएगी, कक्षक की ऊर्जा कम हो जाएगी तो फिर अधिक स्थायी हो जाएगा। तो ये 3 कक्षकों के स्थायित्व बताने के लिए आप ये 3 फैक्टर बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का परस्पर प्रतिकर्षण और जो कक्षकों का आकार है उसकी सममिति, और इलेक्ट्रॉनों का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाने पर जो है उत्पन्न विनिमय ऊर्जा। 3 के आधार पर आप इनको बता सकते हैं कक्षकों का स्थायित्व। और जब स्थायी होते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, जब ये स्थायी हो जाते हैं तो फिर वो अपना स्थायी विन्यास ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण अभाव नियम के अपवाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।